तो कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा मेंस आंसर राइटिंग की। आपको पता है कि काफी ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने की। एक टेक्निक होती है जो हमारे को आनी चाहिए। तो यहां पे मेंस 2019 का यूपीएससी जीएस मेंस पेपर 2 2019 में एक सवाल आया था पॉलिटी और गवर्नेंस के ऊपर। वो सवाल लेके यहां पे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि किस तरीके से आपको उत्तर लिखना अपना मुख्य परीक्षा में। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, प्रोस, कॉन्स, सारा कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिलेगा। छोटा सा वीडियो, लेकिन आपको यहाँ पे आंसर लिखने की टेक्निक समझ आने वाली है अच्छे से। इसके अलावा हमने अनअकैडमी पे आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन लॉन्च करा, सो यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। इंडिविजुअल अटेंशन, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस मिलेगा सारे एजुकेटर्स के यूपीएससी कैटेगरी में। इसी के साथ साथ 9 दिसंबर शाम 5:30 बजे बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है बाय डॉक्टर किरण बेदी, हु इज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, एंड मिस्टर मृणाल पटेल, जो कि हमारी इकोनॉमी की फैकल्टी हैं, टॉप फैकल्टी हैं। सो दोनों ही पर्सनालिटीज की ड्यूअल एजुकेटर क्लास होने वाली है अनअकैडमी पे, जो कि टॉपिक रहेगा कोलैबोरेटिव गवर्नेंस का, कि किस तरीके से गवर्नेंस में सुधार आ सकता है, कोलैबोरेशन हो सकती है सिविल सोसाइटी और इन सबके साथ। तो डॉक्टर बेदी और मिस्टर पटेल के साथ ड्यूअल एजुकेटर क्लास के लिए एनरोल करिए, एब्सोल्युटली फ्री। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा। और ये जो क्लास है 9 तारीख को 5:30 बजे होगी। साथ के साथ यू हैव टू एंटर दिस पर्टिकुलर सेशन यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। जब आप इस क्लास को खोलेंगे तो आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा, आपको मदद गुप्ता यूज करना है टू एंटर द क्लास एब्सोल्युटली फ्रीली। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये पर्टिकुलर सेशन, जिसमें मैं मेंस 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा ये वीडियो, तो आप अगर किसी भी मीडियम के हैं तो आप ये देख सकते हैं। इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन अ डिक्लाइन, which in turn has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss. मेंस 2019 जीएस मेंस पेपर 2 15 मार्क का क्वेश्चन था और इसे 250 वर्ड्स के अराउंड लिखना था। हिंदी में बता देता हूं एक बारी फटाफट। राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है। मतलब कि जो इंडिविजुअल एमपी है, जो इकलौता एमपी है, एक सिंगल एमपी की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हो रही है, जिसके फलस्वरूप वाद विवादों की गुणता और उनके परिणामों की प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके ऊपर चर्चा करनी है। राइट, सबसे पहले जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है मेंस का, आपको हमेशा यहां पे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो, हर क्लास में बोलता हुआ आया हूं, जब भी आपको मेंस आंसर राइटिंग की शुरुआत करनी है, यू ऑलवेज हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। सवाल उठता है कीवर्ड्स क्या हैं। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि कीवर्ड यहां पे डिस्कस है। देखिए, वो तो कीवर्ड है ही, कि डिस्कस जो है वो एक कीवर्ड है। ये बिल्कुल सही बात है कि चर्चा कीजिए, ये कीवर्ड है। लेकिन इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि आपके आंसर की डायरेक्शन क्या होनी है। अब आपको अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उत्तर लिखना है अपना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है, आपको किस बारे में लिखना है। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि कीवर्ड्स किस तरीके से पहचाने जाते हैं। यहां पे 3 मेजर कीवर्ड्स हमारे को देखने को मिलते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश में मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट करे हुए हैं। इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन, सबसे पहले हमारे को यहां पे क्वेश्चन में लिखना है कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन होता कौन है। इसके अलावा इनका जो रोल है पॉलिसी मेकिंग में, कानून बनाने में, वो डिक्लाइन हो रहा है। मतलब कि पार्लियामेंटेरियन है कौन, एक अकेला सांसद है कौन, और ये जो इनका रोल है उसके ऊपर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है उनका रोल। ठीक है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ डिबेट इंपैक्ट हो रही है। मतलब कि वाद विवाद का जो एक सिलसिला है उसकी क्वालिटी में डिक्लाइन आ रहा है। इन 3 शब्दों को पकड़ के हमारे को 250 वर्ड्स इधर लिखने हैं। 250 वर्ड्स इन 3 शब्दों को पकड़ के लिखने हैं। इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस का रोल, डिक्लाइन एंड क्वालिटी ऑफ डिबेट्स। सारी डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपका आंसर ये आना चाहिए कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन होता कौन है, वो किस तरीके से डिबेट करता है पार्लियामेंट में, और जो भी वो तरीका है उस तरीके में क्या ऐसी कमी है कि आज इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का रोल डिक्लाइन कर रहा है। तो आप समझिए यहां पे कि ये 3 शब्दों के अराउंड आपका आंसर होना चाहिए। और देखिए, अगर एक भी लाइन, एक भी वर्ड इन 3 कीवर्ड्स के अराउंड नहीं है, तो आप समझ लेना आपका आंसर गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मेंस आंसर की सबसे बड़ी टेक्निक यही होती है। मेंस आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी जो सफलता की कुंजी है वो यही होती है कि आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, और जो आपका आंसर है वो इन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड होना चाहिए। राइट,
तो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का रोल डिक्लाइन हो रहा है और उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ डिबेट खराब हो रही है, राइट। इन तीन के सराउंडिंग आपको आंसर लिखना है। अब एक काम करिए प्लीज, आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया, आपको मैंने कीवर्ड्स बता दिए, वीडियो को यहां पे पॉज करिए, एग्जैक्ट 7 मिनट्स अपनी वॉच के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में या नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने की कोशिश करिए। देखिए, आपको बेसिकली सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये रहती है कि हम आंसर तो लिख लेंगे लेकिन हमारे को पता नहीं है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। उसका सोल्यूशन यहां पे मैंने निकालने की कोशिश करी है। आप क्वेश्चन देखेंगे, मैंने आपको समझा दिया लिखना क्या है। एग्जैक्ट 7 मिनट्स बाय ओ क्लॉक, मेंस में आपको एक क्वेश्चन के लिए 7 मिनट ही मिलते हैं, तो एग्जाम के पैटर्न पे लिखने की कोशिश करिए, चाहे जितना आता है उतना लिखिए 7 मिनट के अंदर अंदर। वीडियो को ऑन करिए, इसके बाद अब आगे आ रहा है इसका आंसर। उस आंसर से आप कंपेयर कर लीजिए कि आपने क्या पॉइंट स्किप करा है, आपने क्या पॉइंट एक्स्ट्रा डाला, वो एक्स्ट्रा पॉइंट जो डाला वो कितना सही या गलत था। उस तरीके से आप सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो, यहां पे मैं आपकी हेल्प करूंगा, राइट। सबसे पहले जो आंसर का स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा 3 टीयर का होना चाहिए, मतलब कि उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें बॉडी होनी चाहिए और उसमें कंक्लूजन होना चाहिए। हर एक अच्छे आंसर की पहचान यही होती है कि उसका इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन क्लियरली डेमार्केटेड होता है, क्लियरली सेपरेटेड होता है, तभी जाके वो एक अच्छा आंसर बनता है। मतलब कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में ये जो आप 3 टीयर स्ट्रक्चर बनाओगे, ये पूरा का पूरा आंसर इन कीवर्ड्स के अराउंड होना चाहिए। इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन, क्वालिटी ऑफ डिबेट और इनका जो रोल है पार्लियामेंट में उसके अराउंड जो मैंने आपको कीवर्ड्स दिखाए। तो देखो, कनेक्ट करो दोनों चीजों को। पीछे मैंने दिखाया कीवर्ड्स, यहां पे मैंने दिखाया स्ट्रक्चर। उन कीवर्ड्स को इस स्ट्रक्चर में आपको पुट करना है, यही मेंस आंसर राइटिंग और कुछ भी नहीं है। मतलब कि जो ये आप स्ट्रक्चर में आंसर लिख रहे हो, इसमें उन कीवर्ड्स के अलावा किसी और मुद्दे के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। इधर उधर की आपको स्टोरी नहीं लिखनी है, इधर उधर का बोल बच्चन नहीं करना है। जो क्वेश्चन में कीवर्ड है सिर्फ उन्हीं को इन 3 आपको पिलर्स में डालना है, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से कि यहां पे इंट्रोडक्शन में आएगा क्या। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा दूं, तो क्वेश्चन में सबसे पहला कीवर्ड था इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन। तो एक बार क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन को ही डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा मैं किस तरीके से इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन को एक क्वालिटी तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। यूजुअली क्या होता है, जो आंसर्स वगैरह मैं देखता हूं, तो यूजुअली एस्पिरेंट्स क्या लिखते हैं, पार्लियामेंटेरियन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, या फिर पार्लियामेंटेरियन इज द पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ द पीपल इन द पार्लियामेंट। देखिए, ये 4th 5th क्लास तक ठीक लगता है, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक क्वालिटी डेफिनेशन लिखनी होगी, एक क्वालिटी आंसर लिखना होगा। कैसे, देखो यहां पे क्या लिखोगे आप। एक पार्लियामेंटेरियन कौन है? एक पार्लियामेंटेरियन वो है जो लोकसभा में लोगों का नुमाइंदा है, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इन लोकसभा, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा। एक्सपैंड करो डेफिनेशन को, मतलब कि क्वालिटी डेफिनेशन, और एक्सपैंड करो। ये जो पार्लियामेंटेरियन है, ही में बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड। आपको पता है कि लोकसभा में डायरेक्ट चुनाव होता है, राज्यसभा में इनडायरेक्ट चुनाव होता है, और ही में बी नॉमिनेटेड टू कंट्रीब्यूट इन हिज एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। जरूरी नहीं है कि हर पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट होके आए। लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में आज की तारीख में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होके आते थे, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करते थे। यह है एक पार्लियामेंटेरियन की डेफिनेशन, ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन, सबसे ज्यादा वाइड डेफिनेशन कि एक पार्लियामेंटेरियन कौन है, जो लोगों का नुमाइंदा है लोकसभा में, स्टेट्स का नुमाइंदा है राज्यसभा में, जो इलेक्ट होके आया है या नॉमिनेट होके आया है। ये सब के सब इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस हैं। इस तरीके से आपको ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन लिखनी है, दैट हु इज अ पार्लियामेंटेरियन। समझ आता है? तो अपना जो आपने लिखा इंट्रोडक्शन, उसको इससे कंपेयर करो और देखो आप कहां लैग कर रहे हो, राइट। इस तरीके से चेक करते चलो, आपकी आंसर राइटिंग अपने आप इंप्रूव होने लगेगी। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, छोटा, क्रिस्प, टू द पॉइंट। एक भी पॉइंट यहां पे ऐसा नहीं है जो कीवर्ड से हटके हो, मतलब कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन को इधर पूरे तरीके से डिफाइन कर दिया, हर एक पॉसिबल डायमेंशन लेते हुए। कमिंग टू द बॉडी पार्ट, तो देखिए एक बार क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं। इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज अ नेशनल लॉ मेकर इज ऑन अ डिक्लाइन, which in turn has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss. इंट्रोडक्शन में मैंने इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन को डिफाइन कर दिया कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन एक सांसद होते कौन है,
कि एक अकेले सांसद होते कौन है, इस विषय के ऊपर मैंने चर्चा कर ली है। अब आती है बॉडी। बॉडी में मेरे को क्या लिखना है कि इनका जो रोल है संसद भवन में, इनका जो रोल है संसद भवन में, वो रोल कहीं गिर रहा है, उनका रोल गिर रहा है। मतलब कि एक इकलौते सांसद की वैल्यू गिर रही है। मतलब कि मेरे को ऐसा कुछ आंसर में दिखाना है कि एक अकेला कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब कलेक्टिव हो रहे हैं तो बहुत कुछ कर पा रहे हैं। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ये आंसर लिखने की कोशिश करनी है। क्या है बताऊंगा अभी, लेकिन यहां पे समझो, क्वेश्चन का मतलब समझो, वर्ड्स को डिसाइफर करो, वर्ड्स को तोड़ो कि एक अकेले की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे को इसके ऊपर पूरा उत्तर लिखना है। बॉडी लिखनी है कि एक अकेला कहां कहां फेल हो रहा है, एक अकेला सांसद जो है कहां कहां फेल हो रहा है, वो फेलियर इस आंसर में मेरे को हाईलाइट करना है। राइट, देखते हैं। तो अब मैं यहां पे दिखाऊंगा, अब मैं यहां पे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, व्याख्या करूंगा पूरी किस चीज की, कि एक अकेले सांसद का रोल जो है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है। सबसे पहले हमारे संविधान के 52वें संशोधन 1985 से 1985 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसके थ्रू 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड कर दिया गया था। अब एंटी डिफेक्शन कानून यह कहता है कि जो पार्टी विप है, पार्लियामेंट में हर पार्टी का एक विप होता है, जो पार्टी विप है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने जिस मसले पे वोट करने के लिए बोल दिया, हमारे को वो लाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। मतलब कि पार्टी विप और पॉलिटिकल पार्टी का आदेश हमारे को मानना पड़ेगा, वरना हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एंटी डिफेक्शन कानून के अंडर। मान लीजिए कोई जीएसटी का कानून आया, उस पर एक पर्टिकुलर पार्टी ने बोला कि आप इस बिल के लिए नो वोट करोगे, कि हमारे को ये पास नहीं करना। अब अकेले सांसद को वो बिल कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा हो, क्योंकि पार्टी विप और पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया कि आपको नो वोट करना है, तो वो सांसद को नो वोट ही करना पड़ेगा। अगर उन्होंने यस वोट करा तो 10th शेड्यूल के अंडर, एंटी डिफेक्शन के अंडर उनकी सीट छीन ली जा सकती है। तो मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ एंटी डिफेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसने इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस की पावर ले ली, और इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस तसल्ली से वोट, अपनी मर्जी से वोट, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हुए वोट नहीं कर सकते। ये चीज आपको लिखनी है। राइट, मतलब कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सांसद हैं, उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी का स्टैंस लेना पड़ेगा, उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंस लेना पड़ेगा। दे कैन नॉट टेक देयर इंडिविजुअल स्टैंस बिकॉज ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके अलावा आज की तारीख में एक मेजॉरिटेरियन ट्रेंड आ रहा है। मेजॉरिटेरियन ट्रेंड का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ रही है लोकसभा और राज्यसभा में। अब क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ रही है, तो उनको एक या दो एमपीज के डिसेंट से फर्क नहीं पड़ता। एक या दो सांसद अगर किसी प्रस्ताव का अपोजिशन कर रहे हैं, किसी प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को आजकल फर्क नहीं पड़ता। आपने इवन देखा होगा कि शिरोमणि अकाली दल एसएडी, वो फार्म बिल के मुद्दे पे एनडीए छोड़ के चला गया, फिर भी एनडीए की मेजॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वही पॉइंट मैं यहां पे बताना चाहता हूं। आपको नाम नहीं लिखना है पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जाम में, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। तो आपको यहां पे क्या लिखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी आजकल मेजॉरिटी हो गई है पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से एक सिंगल एमपी की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, और जो कलेक्टिव एमपीज हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है। मतलब कि नंबर के बेसिस पे कि कितनी सीटें एक पार्टी के पास, बिल्स को आसानी से पास कराया जाता है लोकसभा राज्यसभा में, चाहे कोई एमपी कितना ही अपोज क्यों ना करे। क्योंकि पार्टीज के पास नंबर है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तो वो किसी भी प्रस्ताव को आसानी से संसद के दोनों घरों से पास करा लेते हैं, पारित करा लेते हैं, और इस वजह से इंडिविजुअल एमपी, एक अकेले सांसद की वैल्यू कम हो रही है। इसके अलावा आपको लिखना है वॉइस वोटिंग। आपने कभी देखा होगा अगर पार्लियामेंट का सेशन, तो वहां पे दो तरीके की वोटिंग होती है। एक होती है वॉइस वोटिंग और एक होती है डिवीजन वोटिंग। वॉइस वोटिंग होती है जब सारे एमपी जोर से चिल्लाते हैं यस या नो, वॉइस वोटिंग। डिवीजन वोटिंग होती है जब एमपी स्क्रीन के ऊपर वोट करते हैं और उधर लिखा आता है कि 100 एमपीज ने यस बोला, 50 एमपीज ने नो बोला, उस तरीके से। मतलब कि जब हर एक एमपी अपना बटन प्रेस करके वोट करता है, उसे कहते हैं डिवीजन वोटिंग, और जब सारे एमपीज कलेक्टिवली यस या नो बोलते हैं, उसे कहते हैं वॉइस वोटिंग। आजकल पार्लियामेंट में क्या ट्रेंड हो गया कि जितने भी बिल्स पास होते हैं, जितने भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं संसद भवन द्वारा, वो वॉइस वोटिंग से ज्यादा होने लगे हैं। डिवीजन वोटिंग कम होने लगी है, वॉइस वोटिंग ज्यादा होने लगी है। राइट,
तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर एक एमपी डिसेंट करना भी चाह रहे हैं तो उनकी आवाज तो बाकी सब में दब जाएगी। तो एक अकेले एमपी का कोई रोल रहा ही नहीं, बाकी सब ने जो जोर से चिल्ला दिया यस, तो जो नो वाले की आवाज है वो दब गई। यहां पे इंडिविजुअल एमपी का रोल कम हो रहा है। टूल ऑफ द पार्लियामेंट है वोटिंग, क्या है, टूल ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, पहले क्या होता था कि बहुत सारे बिल्स पार्लियामेंट की स्टैंडिंग और सेलेक्ट कमिटीज को रेफर किए जाते थे। कई सारे बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग सेलेक्ट कमिटीज को रेफर किए जाते थे। वहां पे कमिटीज में क्या होता है, इंडिविजुअल एमपीज होते हैं, तो वो अपना मत जो है खुल के बता सकते हैं कि मैं इस बिल के बारे में ये सोचता हूं, उस बिल के बारे में ये सोचता हूं, यहां पे ये गलती है, इसको ऐसे ठीक किया जाना चाहिए। तो एमपीज जो हैं वो काफी ज्यादा डिस्कशन करते हैं स्टैंडिंग और सेलेक्ट कमिटीज में। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ बिल्स जो हैं वो रेफर किए जाते हैं स्टैंडिंग और सेलेक्ट कमिटीज को। मतलब कि ज्यादा बिल्स आजकल रेफर नहीं किए जा रहे हैं कमिटीज को, जिसका मतलब है कि डिबेट, डिस्कशन और डेलिब्रेशन जो है, जो वाद विवाद का एक पूरा जो प्रोसेस है, उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड मदद गुप्ता, स्पेशल क्लास में एंटर करने के लिए रेफरल कोड मदद गुप्ता, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो हमने देखा है वाद विवाद का पूरा मुद्दा, बॉडी में हमारे को क्या क्या लिखना है। इसके अलावा आपको एक बात और लिखनी है कि आजकल क्या होने लगा है कि ऑपोजिशन जो है वो वॉकआउट बहुत ज्यादा करने लगी है। ऑपोजिशन क्या करती है, सारी पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, अगर उनकी बात ना मानी जाए तो सबके सब पार्लियामेंट से बाहर चले जाते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज बाहर चली गई, उनके पार्लियामेंटेरियंस जो है बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी ने बोला है कि बाहर जाओ, तो बाहर जाना पड़ेगा। वो खुद नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी के आदेश को फॉलो करते हुए, पार्टी व्हिप के आदेश को फॉलो करते हुए उन्हें जाना पड़ेगा। क्योंकि कलेक्टिव वॉकआउट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इस वजह से पार्लियामेंट में क्वालिटी ऑफ डिबेट गिरता जा रहा है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, साउथ इंडिया हो गया, यहां पे काफी सारी रीजनल पार्टीज हैं। ये जो रीजनल पार्टीज हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं है पार्लियामेंट पे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं यहां पे, जो ये मैंने पॉइंट यहां पे ऐड करा है, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन जब भी टाइम देते हैं बोलने के लिए, तो यूजुअली वो पूरी पार्टी को टाइम देते हैं कि बीजेपी को बोलने के लिए इस मुद्दे पे 20 मिनट दिए गए हैं, कांग्रेस को 15 मिनट दिए गए हैं। अब क्या होता है, अगर बीजेपी को लेटर से 20 मिनट दिए गए हैं बोलने के लिए, तो बीजेपी जो है वो अपने एमपीज के अमंग्स अपनी मर्जी से टाइम एलोकेट करेगी कि ठीक है 5 मिनट हमने अमित शाह को दे दिए, 10 मिनट नरेंद्र मोदी को दे दिए, 5 मिनट निर्मला सीतारमन को दे दिए, 5 मिनट जेपी नड्डा को दे दिए। इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इंटरनली टाइम डिवाइड करती हैं। स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन कलेक्टिव टाइम देते हैं आजकल पार्टीज को बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रेंथ, कि संसद भवन में जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उस बेसिस पे उनको टाइम दिया जाता है। जिस पार्टी की जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ, उसको उतना ज्यादा टाइम दिया जाएगा, जिस पार्टी की जितनी कम स्ट्रेंथ, उसको उतना कम टाइम दिया जाएगा। मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी स्ट्रेंथ तो बहुत कम है, हार्डली एक एक दो दो सीट की है, तो उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअली बोल नहीं पाते, अपने एरिया के मसले पार्लियामेंट में उठा नहीं पाते। तो ये एक और प्रॉब्लम फेस हो रही है हमारे इंडिविजुअल एमपीज को। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस थे जो हमने देखे कि क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो यहां पे हमने बॉडी भी देख ली, अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। अच्छा, आप क्या करो, वीडियो पॉज कर लो, आपने जो आंसर लिखा है उसको फटाफट इन पॉइंट से चेक कर लो और देखो कि आपने कौन कौन सा पॉइंट स्किप करा है। अपना आंसर खुद से इवैल्यूएट करो, आपको समझ आ जाएगा, किसी और की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल उठता है कंक्लूजन का। कंक्लूजन में देखिए आपको लिखना क्या है। कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि ये जो पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, वोटिंग का, स्टैंडिंग सेलेक्ट कमिटीज का, पॉलिटिकल पार्टीज का, एंटी डिफेक्शन का, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये आप किस तरीके से सुधार सकते हो, या आप किस तरीके से बेटर बना सकते हो। आपको बेसिकली यहां पे, क्योंकि डिस्कशन है, कीवर्ड क्या था क्वेश्चन में, डिस्कस, आपको डिस्कशन के एंड में एक सोल्यूशन पे भी पहुंचना है कि हाँ, अगर ऐसा ऐसा किया जाए तो ये प्रोसेस पूरा काफी ज्यादा स्मूथ हो सकता है। तो सबसे पहले यहां पे अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, तो इंडिविजुअल एमपीज दे रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर एक एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, लेकिन साथ के साथ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एमपीज के इस रिप्रेजेंटेशन को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। मतलब कि हमारे को ये समझना होगा अपने पार्लियामेंट्री प्रोसेस में कि एक एमपी सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी एमपी है। मतलब कि यहां पे जो टाइम एलोकेशन होता है, जो लोकसभा राज्यसभा में टाइम दिया जाता है एमपीज को बोलने के लिए, उसमें रिफॉर्म आना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, उनमें एक अमेंडमेंट आना चाहिए। मतलब कि जो लोकसभा और राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, उनको अमेंड किया जाना चाहिए, राइट। इसके अलावा
हर बिल के लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए कि उसे स्टैंडिंग और सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाए। ब्रिटेन में क्या होता है कि कोई भी अगर बिल आ रहा है तो वो स्टैंडिंग या सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कंपल्शन नहीं है, ब्रिटेन में कंपल्सरी है कि हर बिल जो है स्टैंडिंग और सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाएगा। तो वही सिस्टम हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस की क्वालिटी ऑफ डिबेट को इंप्रूव करने के लिए। इसी के साथ साथ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी सुधारी जानी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए कि हर एमपी की अपनी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर करना, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान रखना वो पर्टिकुलर एमपी का काम है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पार्टी की पॉलिटिक्स फॉलो करना ही एक एमपी का धर्म नहीं है। एक एमपी का धर्म यह भी है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के विकास के बारे में सोचे, जो उनके हित में है वही बात वो पार्लियामेंट में बोले। तो कई बार क्या होता है, कंफ्लिक्टिंग हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ अच्छा है, पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति के लिए कुछ अच्छा है, तो एंड में जो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है वो बात माननी पड़ती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी आनी चाहिए और हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल हैं उनको ये बात समझनी होगी कि एक एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हित में काम करे वो ज्यादा बेहतर रहेगा रादर देन पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर ये सारे रिफॉर्म्स आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का रोल इंप्रूव हो सकता है। तो अपना आंसर चेक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, मुदत गुप्ता होगा 10% डिस्काउंट। डॉक्टर किरण बेदी और मिस्टर मृणाल पटेल की क्लास होने वाली है 9 दिसंबर को शाम को 5:30 बजे। मृणाल सर और किरण मैम दोनों ही कोलैबोरेटिव गवर्नेंस के ऊपर एक क्लास लेने वाले हैं। साथ के साथ ये जो क्लास होगी शाम को 5:30 बजे होगी 9 दिसंबर को। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में इसका लिंक दिया है, एब्सोल्युटली फ्री आपको एनरोल करना है यूजिंग द कोड मुदत गुप्ता। थैंक यू वेरी मच।